हेलो स्टूडेंट, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो अपने को होना चाहिए वो अपन बात कर लेते हैं पहले, कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पाचन तंत्र जो है ये संबंधित है भोजन को ग्रहण करने से लेकर भोजन के शरीर में अवशोषण होने से संबंधित जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र। यहाँ पर पाचन तंत्र और पाचन दो अलग अलग टर्म है। पाचन तंत्र की अभी मैंने बताया कि भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन अवशोषण करने तक की जो पूरी प्रोसेस जिस तंत्र से संबंधित है वो क्या है? पाचन तंत्र। और पाचन से क्या अभिप्राय है अगर ये पूछ लिया जाए कि पाचन क्या है, तो जटिल भोजन को या जटिल भोजन अवयव को किस में बदलना? सरल भोजन में बदलना। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहला रही है? पाचन कहला रही है। अगर हम बात करें मनुष्य में भोजन के पाचन की, तो यहाँ पर भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है, अर्थात जटिल भोजन को सरल भोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? विभिन्न एंजाइमों द्वारा बदला जाता है। तो पाचन तंत्र में अपने को ये सारे टॉपिक जो अपने को पढ़ने हैं इनकी वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र की संरचना। पाचन तंत्र की संरचना में अपने को पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ना है कि पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। ये सारी चीज़ें अपने को किस में पढ़नी है? पाचन तंत्र की संरचना में पढ़नी है। सेकंड अपना टॉपिक रहेगा पाचन की क्रियाविधि। इसका सीधा सा अभिप्राय है पाचन से कि किस प्रकार से जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ा जा रहा है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ कार्य कर रहे हैं, कौन से भोजन अवयव को सरलीकृत करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है। ये अपने को पढ़ना है पाचन की क्रियाविधि में। नेक्स्ट तीसरा अपना पॉइंट है पचित भोजन का अवशोषण, अर्थात जिस भोजन का सरलीकरण हो चुका है उस सरलीकृत भोजन को किस प्रकार से शरीर में अवशोषित किया जा रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये तीनों अपने मेन टॉपिक रहेंगे किसके? पाचन तंत्र के। नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक है अपना पाचन तंत्र व भोजन कुपोषण संबंधित विकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर अपने को पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न विकारों के बारे में पढ़ना है, साथ ही अपने को पढ़ना है भोजन कुपोषण संबंधित विकारों के बारे में। भोजन कुपोषण क्या होता है? तो यदि भोजन में बहुत लंबे समय तक किसी भोजन अवयव की क्या रह जाती है? कमी रह जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? व्यक्ति में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और यही रोग क्या कहलाते हैं? कुपोषण संबंधित विकार। तो अपने को पाचन तंत्र के अंदर ये टॉपिक वन बाय वन कवर करने हैं। तो अपना पहला जो टॉपिक है पाचन तंत्र की संरचना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम को लेके अपन पूरी पाचन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। पाचन तंत्र की संरचना की हम बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र की संरचना की हम बात करें तो पाचन तंत्र की संरचना को समझने के लिए अपन ने दो भागों में बांटा है। पहला है आहार नाल और दूसरी है पाचक ग्रंथियाँ। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी बेलनाकार सतत संरचना होती है। ठीक है। आहार नाल जो होती है यह भोजन को मुख से गुदा तक ले जाने का कार्य करती है और इसी नलिका के अंदर भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। अब हम आहार नाल को भी हमने समझने के लिए अलग अलग भागों में बांट रखा है। सबसे अपन पहले बात करते हैं मुख। मुख क्या है? ठीक है, जो बाहर से अपने को नजर आ रहा है दरार रूपी संरचना जो होठों से गिरी हुई है, ये क्या कहला रही है? मुख। मुख के बाद अंदर
मुख के पीछे की तरफ जो खोखली जगह है मुख गुहा, जहाँ दांत और जीभ स्थित होते हैं। फिर तीसरी जो संरचना अपन ने बांट रखी है वो है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है जिसे नाम दे रहे हैं ग्रासनाल। ग्रासनाल के पीछे की तरफ एक फूली हुई संरचना आमाशय जुड़ी होती है। आमाशय से पीछे की तरफ जुड़ी हुई लंबी और सकड़ी नलिकाकार संरचना होती है, वो होती है छोटी आंत। और छोटी आंत के पीछे वही बड़ी नलिकाकार संरचना बड़ी आंत, तथा बड़ी आंत्र के पीछे मलवाहिनी व मलद्वार जुड़े होते हैं। इसको अभी अपन डायग्रामेटिक देखेंगे, डायग्राम बना के देखेंगे, चित्र बनाकर देखेंगे तो वहाँ ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे की तरफ लिख रखा है अपन ने, दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपना पाचक ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि पाचक रस का स्त्राव करती है। ये पाचक ग्रंथियाँ किससे जुड़ी होती है? आहार नाल से जुड़ी होती है, तथा अपना स्त्राव नलिका द्वारा किस में डालती हैं? आहार नाल में डाल रही हैं। क्योंकि नलिका द्वारा डाल रही हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ। अब पाचक ग्रंथियाँ जो होती है, यहाँ अपन बात करें तो पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ और यकृत ग्रंथियाँ, नहीं अग्नाशय ग्रंथि। लार ग्रंथियों की हम बात करें तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियाँ होती है। नेक्स्ट ये लार ग्रंथियाँ क्या कार्य करती है? तो लार का स्राव करती है। कहाँ करती है? मुख गुहा के अंदर करती है। ये डिटेल में टॉपिक अपन पढ़ेंगे सारे के सारे पाचन तंत्र की संरचना के अंदर ही। नेक्स्ट अगला अपना पॉइंट है अग्नाशय ग्रंथि। ये भी कहाँ जुड़ी होती है? आहार नाल से जुड़ी होती है, छोटी आंत वाले भाग से जुड़ी होती है। और ये भी अपना स्राव कहाँ छोड़ती है? आहार नाल में छोड़ रही है, नलिका द्वारा छोड़ रही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यकृत की। तो यकृत एक त्रिकोणाकार शारीरिक अंग होता है जिसके द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये सारी ग्रंथियां एंजाइमों का स्राव करके भोजन का क्या कर रही हैं? पाचन कर रही है। और स्राव कहाँ कर रही है? आहार नाल के अंदर कर रही हैं। अब अपन इस पाचन तंत्र की संरचना का डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में मैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें फिर भी छूट जाएंगी। उसको जब अपन पाचन तंत्र की संरचना में 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे, यानी पहले आहार नाल पढ़ेंगे फिर पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं उन चीज़ों को समझा दूंगा। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस चीज़ को अच्छे से अपने को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पाचन तंत्र की संरचना। पाचन तंत्र की संरचना को यहाँ पर अपन ने 2 भागों में बांटते हैं पढ़ने के लिए। पहली जो संरचना होती है वो होती है मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी नलिकाकार संरचना पाई जाती है। इस नलिकाकार संरचना को नाम देते हैं आहार नाल। और दूसरी जो संरचना होती है वो होती है सहायक ग्रंथियाँ। यहाँ पर मैंने डायग्राम में दोनों को एक साथ बना रखा है। पहले अपन पढ़ेंगे आहार नाल और फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। तो ये मुख से लेकर गुदा तक एक नलिकाकार संरचना पाई जा रही है जिसे नाम दे रहे अपन आहार नाल। आहार नाल के प्रथम भाग की बात करें तो प्रथम भाग होता है मुख। मुख क्या होता है? तो 2 मांसल होठों से घिरी हुई दरार नुमा संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। बात आगे समझ में, मतलब कि जो बाहर से अपने को नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? मुख नजर आ रहा है। मुख के अंदर एक गुहा नुमा संरचना होती है जिसे नाम देते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में ही मांसल जीभ और दांत उपस्थित होते हैं। मुख गुहा के पीछे की तरफ का मुख गुहा से लेकर कहाँ तक? ग्रास नाल के छिद्र के बीच में जो स्थान पाया जा रहा है उसे नाम दे रहे हैं ग्रसनी। ग्रसनी को अपन ने 3 भागों में बांटा है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। नासिका गुहा के पीछे जो खाली स्थान है जिसे नासा ग्रसनी नाम दिया जा रहा है। मुख गुहा के पीछे जो स्थान है उसे मुख ग्रसनी नाम दिया जा रहा है। और ये दोनों ग्रसनियाँ जहाँ पर आकर मिल जाती हैं वहाँ से लेकर ग्रास नाल जहाँ प्रारंभ हो रही है इसके बीच का जो भाग इसे नाम दे रहे हैं अधोग्रसनी।
ग्रसनी वाले भाग में ही एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है जिसे नाम देते हैं यूवेला। यह भी एक मांसल संरचना होती है। यूवेला क्या करता है कि जब हम भोजन निगल रहे होते हैं तो यह नासिका मार्ग या नासा ग्रसनी वाले भाग को बंद कर देता है ताकि भोजन जो है वो नासा मार्ग में प्रवेश न करे। जब भोजन मुख से मुख गुहा में होता हुआ कहा जाता है ग्रसनी वाले भाग में, तो ग्रसनी के अधर वाले भाग पर यहाँ पर 2 छिद्र पाए जा रहे हैं। आगे वाला जो छिद्र है ये कहलाता है श्वास नली छिद्र और पीछे वाला कहलाता है भोजन नली छिद्र। परंतु यहाँ भोजन जो है श्वास नली में न चला जाए इसके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, गांठी ढक्कन, और यह गांठी ढक्कन श्वास नली के मुंह को बंद कर देता है ताकि भोजन कहाँ चला जाए, भोजन नली में प्रवेश कर जाए। अब भोजन नली की हम बात करें तो भोजन छिद्र से लेकर आमाशय के बीच में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे नाम दे रहे हैं ग्रासनाल। ठीक है, ग्रासनाल में क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाती है जो कि भोजन को यहाँ से धकेलते हुए कहाँ तक ले आ जाती है, आमाशय में ले आती है। वहीं पर जहाँ ग्रासनाल और आमाशय जुड़ रहे हैं यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे नाम देते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी का क्या कार्य होता है, तो यह भोजन को आमाशय से वापस ग्रासनाल में जाने से रोकती है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं आमाशय की। तो आमाशय आहर नाल का फूला हुआ भाग होता है जो कि कहाँ से, ग्रासनाल से लेकर छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी के मध्य उपस्थित होता है। यहाँ पर भोजन 4 से 6 घंटे के लिए रुकता है और यहाँ पर इसका अम्लीय पदार्थों द्वारा पाचन किया जाता है, अम्ल द्वारा पाचन किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आमाशय से लेकर बड़ी आंत के मध्य एक नलिका रूपी संरचना पाई जाती है जिसे नाम दे रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत की हम बात करें तो छोटी आंत 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला जो भाग है जो आमाशय से जुड़ा हुआ है इसे नाम दे रहे हैं हम ग्रहणी। ये यू आकार का भाग होता है और इसी से आकर जुड़ती है अग्नाशय ग्रंथि। ये अपन ग्रंथियाँ जब पढ़ेंगे तभी अभी बता दूंगा। नेक्स्ट अगला जो भाग है क्षुद्रांश, जो कि अंत का भाग है। यह क्षुद्रांश जो है ये किससे जाके जुड़ा होता है, बड़ी आंत से आकर जुड़ा होता है। बड़ी आंत के कौन से भाग से आके जुड़ा होता है, अंधनाल वाले भाग से आकर जुड़ा होता है। और क्षुद्रांश और ग्रहणी के मध्य वाला जो भाग होता है यह कहलाता है अग्र क्षुद्रांश। और इस प्रकार ये तीनों भाग मिलकर क्या बना रहे हैं, छोटी आंत बना रहे हैं। छोटी आंत से मल द्वार या गुदा के बीच का जो भाग होता है यह कहलाता है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र को भी अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो यहाँ ये भाग नज़र आ रहा है इसे नाम दे रहे हैं अंधनाल। अंधनाल से ही एक अंगुली नुमा उभार संरचना जुड़ी होती है जिसे नाम देते हैं कृमि रूप परिशेषिका। यह कृमि रूप परिशेषिका मानव में अवशेषी अंग होती है। अब अंधनाल के बाद यहाँ पर ये पूरी जो संरचना यहाँ तक अपने को नज़र आ रही है ये कहलाती है बृहदांत्र। बृहदांत्र को आपको बताएंगे 3 भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। आरोही बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। ये बृहदांत्र जब अपन पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट में फूली हुई संरचना जो अपने को नज़र आ रही है ये कहला रही है मलाशय। और मलाशय से ही आगे जुड़ी हुई एक नलिकाकार संरचना होती है जिसे गुदानाल कहते हैं। और गुदानाल का अंत सिरा क्या कहलाता है, गुदा कहलाता है। यहाँ पर मैंने गुदानाल पर 2 अवरोधनियाँ बना रखी है। ये अवरोधनियाँ क्या करती है कि जो मलाशय में जो मल भरा रहता है उसे रोके रखने का कार्य करती है। यहाँ जो अवरोधनियाँ होती है इनमें से एक ऐच्छिक अवरोधनी होती है और एक अनैच्छिक अवरोधनी होती है जो कि मल को ऐच्छिक रूप से बाहर निकलने के लिए क्या करती है, निर्देशित करती हैं।
ये अपने बात हुई कहाँ से लेकर, मुख से लेकर गुदा तक पूरी आहर नाल की। अब इसी में कुछ संरचनाएं जो अपन ने छोड़ दी थी, अब वापस वहीं पे आ जाते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारा पाचन तंत्र है इसको अपन ने दो भागों में बांटा है, एक तो आहर नाल जो अभी अपन ने पढ़ी, दूसरी है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ कितनी होती है, 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है, एक होती है लार ग्रंथियाँ, दूसरी होती है यकृत ग्रंथि और तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। पहले बात करते हैं लार ग्रंथियों की। तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, 6 ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जो लार ग्रंथियां होती है वो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि लार ग्रंथि, दूसरी होती है अधोजीवा लार ग्रंथि और तीसरी होती है अधोजंभ लार ग्रंथि। क्योंकि ये सारी ग्रंथियां जोड़ों में उपस्थित होती हैं, इसीलिए कुल कितनी ग्रंथियां हो गई, 6 ग्रंथियां हो गई। कर्णपूर्व ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा कर्णपूर्व नाम से ही पता चल रहा है कान के पास उपस्थित है। दूसरी जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है अधोजीवा ग्रंथि जो कि जीभ के जस्ट नीचे स्थित होती है। और तीसरी ग्रंथि होती है अधोजंभ ग्रंथि जो कि जीभ जहाँ पीछे हायोइड अस्थि से जाकर जुड़ रही है यहाँ पर जाकर स्थित होती हैं, तो ये कहलाती है अधोजंभ ग्रंथि। ये तीनों की तीनों जोड़ी जो ग्रंथियाँ होती है ये ग्रंथियाँ अपना स्राव मुख गुहा में छोड़ती हैं और यह अपना स्राव क्योंकि नलिका द्वारा छोड़ती हैं तो इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती है इन्हें नाम दिया जाता है बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ। बात आ गई समझ में। लार ग्रंथियाँ किसका निर्माण करती है, लार का निर्माण करती है और वह लार कहाँ छोड़ी जा रही है, मुख गुहा के अंदर छोड़ी जा रही है। तो ये अपनी पहली होगी कौन सी, लार ग्रंथियाँ। दूसरी अपन बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये कौन से भाग से आकर जुड़ी हुई है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से आकर जुड़ी हुई है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है तथा मिश्रित ग्रंथि से क्या मतलब है कि ये अपने कुछ हार्मोन सीधे कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है, तो यह बहिस्त्रावी का कार्य करती है तथा कुछ अपने पदार्थ एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ छोड़ती है, नलिका द्वारा ग्रहणी वाले भाग में छोड़ती है, तो इसे बहिस्त्रावी ग्रंथि भी कह रहे हैं। तो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की हैं, इसीलिए इसे नाम दिया जा रहा है मिश्रित ग्रंथि। अब देखो यहाँ पे ये जो नलिका अंदर नजर आ रही है इस नलिका को नाम दिया जाता है अग्नाशयी नलिका। और अग्नाशयी नलिका से ही आकर क्या जुड़ रही है, यकृत नलिका। ठीक है, यकृत नलिका आकर जुड़ रही है इससे, यकृत वाहिनी आकर, पित्त वाहिनी भी बोलते हैं यहाँ इसको, तो पित्त वाहिनी आकर किससे जुड़ रही है, अग्नाशयी वाहिनी से आकर जुड़ रही है। और ये वाली जो आगे आगे की जो वाहिनी है इस वाहिनी में अग्नाशय का स्राव भी रहेगा और यकृत का स्राव भी रहेगा, इसीलिए क्योंकि ये दोनों की कॉमन वाहिनी है इसीलिए इसको नाम देते हैं सामान्य अग्नाशयी पित्त वाहिनी। ये वाली जो छोटी सी भाग है इसको नाम दे रहे हैं। इसी के अग्र सिरे पर एक अवरोधनी लगी होती है जिसे नाम दे रहे हैं ओडी की अवरोधनी। और ये ओडी की अवरोधनी क्या करती है कि अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा और यकृत ग्रंथि द्वारा जो स्राव छोड़े जा रहे हैं उनको क्या कर रही है, यहाँ पर ये रोके रखती है। और जैसे ही आवश्यकता होती है ओडी की अवरोधनी खुल जाती है और हार्मोन कहाँ आ जाते हैं, एंजाइम कहाँ आ जाते हैं, ग्रहणी वाले भाग में आ जाते हैं। ये रही अपनी दूसरी ग्रंथि। तीसरी अपनी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो ग्रंथि है यह त्रिकोणाकार अंग होता है यकृत, जो कि 2 खंडों में बटा होता है। एक खंड अपेक्षाकृत बड़ा होता है, दूसरा खंड छोटा होता है। यकृत, दोनों यकृत से एक एक यकृत वाहिनी निकल रही है और ये यकृत वाहिनी आगे आकर जुड़ रही है पित्त वाहिनी से। जब यकृत में धीरे धीरे पित्त का निर्माण होता है तो यहाँ से पित्त एक
एकत्रित होता जाता है किसके अंदर? पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय एक ब्लेडर रूपी संरचना होती है जो कि यकृत के बड़े वाले सिरे के पीछे की तरफ लगी होती है। दोनों यकृत से जब पित्त बन रहा है तो पित्त आकर कहाँ इकट्ठा हो रहा है? पित्ताशय में। और जब भोजन आ जाएगा कहाँ पर? ग्रहणी वाले भाग में आमाशय से निकलकर, तो पित्ताशय में उपस्थित सारा पित्त संकुचन की क्रिया द्वारा पित्त वाहिनी से होता हुआ सामान्य अग्नाशयी पित्त वाहिनी में आ जाएगा और यहाँ से ओडी की अवरोधनी द्वारा कहाँ त्याग दिया जाएगा? ग्रहणी वाले भाग में त्याग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ग्रंथियां अपना अपना स्राव नलिका द्वारा कहाँ छोड़ रही है? आहार नाल में ही छोड़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पूरा पाचन तंत्र बना हुआ है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। इस डायग्राम को कम से कम 4 से 5 बार बना के ट्राई करना है। क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कहीं भी पूछा जाता है तो अगर ये डायग्राम अपने को अच्छे से ध्यान रहता है तो बहुत आसानी से वह एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। साथ ही अपने को इस डायग्राम से बड़ा क्वेश्चन भी आता है 4 से 5 नंबर का। अगर ये डायग्राम अपने को याद है तो ये पूरी की पूरी डिटेल इसकी अपन एक ही बार में लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल के एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो नेक्स्ट फर्स्ट अपनी जो हेडिंग रहेगी वो डालते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1 बाय 1 पाचन तंत्र की संरचनाओं की स्टडी करेंगे 1 बाय 1, जिसमें पहले अपन आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे और फिर 1 बाय 1 अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।